नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ का ये क्लास 7 का ज्योग्राफी का ये चौथा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें वायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। तो पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार वायुमंडल है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी को वायुमंडल को अपने ओर खींचे रखती है। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की हानिकारक विकिरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंडी में जम सकते हैं। अतः वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को योग्य बनाया है, बहुत ही जरूरी है। तो एक बात क्लियर हो गया, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो दिन के समय में काफी ज्यादा तापमान आ गई, आदमी आदमी खत्म। या फिर वायुमंडल रहने से क्या होता है, रात के समय जो हीट है, हीट वेव्स है, जिसे उसको क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, रोक के रखता है, और वही नहीं रहेगा तो पूरा ठंडा हो जाएगा, है ना? तो वायुमंडल देख रहे हैं किस प्रकार जरूरी है। अब आते हैं, जैसे वायुमंडल का संगठन क्या है। क्या आप जानते हैं, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी चीजें होती है। हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल कण, छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं। और देखिएगा, जो नाइट्रोजन है वो कितना 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन आपका हो गया 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैस सभी 0.04% में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस है। हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर से बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ऐसा नहीं कि पौधा जो है वो नाइट्रोजन क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, नहीं। वो क्या करेगा, उसके पास बहुत सारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोमोनास, बैक्टीरियोफोर्स, है ना? जैसे नाइट्रोबैक्टर, है ना? इस प्रकार होता है, जो क्या करेगा, पहले नाइट्रस कन्वर्ट करेगा नाइट्रस में, फिर नाइट्रेट में, फिर वो क्या करता है, सॉइल से ऑब्जर्व करता है, राइट? तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को क्या एकदम सीधे क्या कर रहा है, सीधे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, उसके यौगिक बनाया है, उसके यूज करने वाला यौगिक बनाया है ना। जैसे पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसके स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधों के उपयोग में प्रयोग कर सके। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के लिए के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। तो हम लोग देखते हैं आईएनडीसी, ठीक है, इंटेंडली नेशनल जैसे डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या उसमें हम लोग जानते हैं कि जो भारत सरकार है वो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का लक्ष्य रखा है ना। तो उसके बाद देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। संतुलन बना रहता है। लेकिन हम लोग देख लिए कि कोयला या फिर ईंधन गैस के ईंधनों के उपयोग से यह संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है ना। चलिए उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं आगे क्या है, वायुमंडल की संरचना। अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में जैसे 5 परत है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल क्या है, वैसी मंडल, जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में यहाँ यहीं पे सारा घटनाएं होती है, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं, जैसे बारिश होना, सूखा पड़ना, मतलब जितना भी होता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं मौसम से संबंधित यही क्षोभ मंडल पे होता है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं तापमान में कमी होता है, दाब में भी कमी होता है। ठीक है, और
और थोड़ा-सा इसमें देख लेते हैं क्या-क्या दिया गया है। चलिए, जैसे क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊँचाई याद रखिएगा 13 किलोमीटर है। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो इक्वेटर है उसकी ऊँचाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ट्रेड वाइंड चलती है, जैसे व्यापारिक पवनें, तो वो क्या करती है उसकी ऊँचाई बढ़ा देती है और पोलर के क्षेत्र में कम हो जाती है ना। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जितनी भी घटना मौसम की, सारा क्षोभ मंडल में होता है। जैसे वर्षा हो गया, कोहरा, ओलावर्षण आदि सारी यही होती है। अब हम लोग आते हैं संताप मंडल। संताप मंडल यह क्षोभ मंडल से ऊपर में रहता है और यह 50 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है ऊंचाई के साथ। यह देखिएगा, यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल लगभग युक्त होता है, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ की परिस्थितियों में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। याद रखिएगा, संताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है ना। संताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परतें होती है और यह सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का हानिकारक जो यूवी रेज है उसको क्या करता है, बचाता है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना, राइट। हम हानिकारक गैसों की हमारी रक्षा करती है। अब आते हैं मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में देखिएगा, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह वायुमंडल के ठीक ऊपर, जो संताप मंडल है उसके ठीक ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊंचाई में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इसी परत में जल जाते हैं, आते ही जल जाते हैं मध्यमंडल में, ठीक है। अब बाह्यमंडल देखिएगा। बाह्यमंडल वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आयनोस्फीयर, जो इसका इस्तेमाल रेडियो रेडियो और टेलीविजन के जो सिग्नल को भेजने के लिए किया जाता है, तो वो आयन मंडल के पास जाता है, आयनोस्फीयर के पास रिफ्लेक्ट बैक होता है, राइट। तो यह जो इसकी ऊंचाई है लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार देखिएगा के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल देखिए, 400 किलोमीटर से ऊपर वाला 6 भाग है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैस, जैसे देखिएगा हीलियम और हाइड्रोजन, यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा इस फिगर को थोड़ा सा। जैसे देखिएगा, ये क्षोभ मंडल में हम क्या बोले कि तापमान कम हो रहा है ऊंचाई के साथ। उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, ये सीमा है, क्षोभ सीमा, जहां पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होती है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा संताप मंडल। संताप मंडल में थोड़ा सा ऊंचाई पर तापमान बढ़ा, फिर थोड़ा सा ऊंचाई में तापमान बढ़ गया। तो तापमान देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम हुआ, फिर लेकिन फिर बढ़ा, और ये हो गया आपका संताप मंडल। अब यहाँ देखिए मध्यमंडल में क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ा है, ये सीमा है मध्यमंडल की सीमा। उसके बाद ऊंचाई पर तापमान क्या हुआ, थोड़ा सा कम होने लगा, ठीक है। ऊंचाई बढ़ रहा है लेकिन तापमान थोड़ा सा कम होने लगा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मध्य सीमा। यहाँ पे देखिएगा कि मध्य सीमा हो गया बाह्यमंडल, तो यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, जिसको मध्य सीमा बोलते हैं। उसके बाद तापमान बढ़ते जाता है। आयनोस्फीयर का भाग है, यहीं पे पाया जाता है आयनोस्फीयर। और उसके बाद बहिर्मंडल, ये लगभग 400 किलोमीटर के बाद का भाग जो है वही बहिर्मंडल कहलाया, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा क्या लिखा है। के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित तरंगें यहाँ पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल में हम लोग देखिए कि वहाँ से हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस तैरते रहती है। चलिए देखिएगा, मौसम एवं जलवायु। तो मौसम और जलवायु की चर्चा कर चुके हैं। फिर से देखिएगा, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों से मुंह की एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर। तो मौसम वह है, इसके नियंत्रण बटनों की छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल में की प्रत्येक घंटे प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र गर्म मौसम किसी को ही चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम आनंद देता है। हम घूमने की योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो हम लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन की घटना, जैसे आर्द्र हो या फिर गर्मी हो, तापमान हो, ये सारी चीजें की घटना जो होती है वो मौसम कहलाती है। लेकिन वही अगर औसत काफी लंबे समय के लिए निकालते हैं तो वो जलवायु कहलाती है। अब देखिए तापमान क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आज आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है। आत्मन, ये काफी इंपॉर्टेंट, देखिएगा आत्मन क्या होती है। आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है और आत्मन कहलाती है। जैसे मान के चलिए ये टकराया, तो पृथ्वी के पास जो ऊर्जा रुक गया वही क्या कहलाएगा, आपका आत्मन। उसके बाद थोड़ा सा रुक गया, और उसके बाद जैसे मान के चलिए 50 जूल आया, यहाँ 2 जूल रुक गया, 48 जूल बाहर रिफ्लेक्ट हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए आत्मन देखिएगा,
सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। तो जैसे भूमध्य रेखा यहाँ सूर्यताप ज़्यादा आती है, ध्रुव में कम आती है ना, तो ध्रुव की ओर क्या हो जाएगा, घटती है, ठीक है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। क्या देखिएगा, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढका है? क्योंकि तापमान कम हो जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जब तापमान कम रहेगा तो बर्फ कैसे पिघलेगा, है ना? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि हीट वेव आता है ना, हीट वेव्स। उसके बाद आप देखते हैं कि हीट वेव्स जो ट्रैप हो जाती है, तो वो वहीं रुक जाता है। क्योंकि शहरों में जो भवन है वो क्या बहुत नज़दीक में होता है, जो भी हीट है वो वहीं ट्रैप हो जाता है ना। दिन के समय में एससी फिल्टर से बनी सड़कें धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले इलाकों में वायु गर्म को रोक लेते हैं, जिससे आत्मन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर घटती है। ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आप अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। ये बात भी हम लोग सीख लिए कि किस प्रकार ध्रुव जो बर्फ से ढके होते हैं। जैसे वायुदाब देखिएगा वायुदाब क्या है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा दाब वायु दाब कहलाता है। तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। याद रखिएगा, तापमान और दाब ऊपर बढ़ने पर कम हो रहा है, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर यह घटता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु ताप पर प्रभावित होता है। मतलब देखिएगा, अगर ताप परिवर्तित हो रहा है ना, तो वायु दाब भी परिवर्तित होगा, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म होकर ऊपर उठती है वायु, और यह निम्न दबाव वाले क्षेत्र बनाता है। जैसे देखिए, अधिक तापमान वाले क्षेत्र, मान के चलिए यहाँ तापमान ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तापमान ज़्यादा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वायु क्या हुआ, ऊपर उठ गया तो यहाँ निम्न दाब बनाया, अर्थात जहाँ तापमान है वहाँ निम्न दाब है। यही याद रखिएगा, तापमान ज़्यादा तो दाब कम, ठीक है। निम्न दबाव तापमान वाले क्षेत्र में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब वाले क्षेत्र बनाया। निम्न दाब बादल युक्त, याद रखिएगा, निम्न दाब क्योंकि बाहर ऊपर 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 उठा है तो बादल होगा कि नहीं, बादल हुआ तो बादल युक्त हुआ। आकाश नम और मौसम के साथ जुड़ा है, तो देखिएगा आकाश नम होता है, मॉइस्चर रहता है, ठीक है। याद रखिएगा, नम मौसम है, मॉइस्चर रहेगा क्योंकि वायु लेके गया है अपने साथ मॉइस्चर ऊपर, तो मॉइस्चर ज्यादा होगा। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर, जैसे देखिए भारी वायु क्या हो जाएगा, निमज्जित होकर उच्च दाब वाले क्षेत्र बना गया। तो उच्च दाब कहाँ बन गया है, कम तापमान पर। याद रखिएगा, कम ताप पर क्या बन रहा है, उच्च दाब बन रहा है, ठीक है। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट देखिएगा, उच्च दाब जहाँ बनता है तो वहाँ वायु नीचे आ जाती है, तो देखिएगा क्या रहेगा, आसमान साफ रहेगा क्योंकि वायु नीचे आ जा रहा है, स्वच्छ आकाश रहेगा और स्पष्ट रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, ठीक है। अब देखिए पवन, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाते अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब का पवन धीरे बहती है तो आपको महीन धूलकण धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। यार ये 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब पवन के कारण समस्या पैदा होती है। तो देखिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, ये आपका क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ उच्च ये वाला जो भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको हॉर्स अक्षांश बताया। अच्छा, अभी क्लियर करेंगे हॉर्स अक्षांश किसका कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स, राइट। अब उसके बाद देखिएगा अधो ध्रुवीय, उसके बाद ध्रुवीय, यहाँ पे ध्रुवीय पवन, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये इसके बारे में देखते हैं कि अस्थायी पवन क्या है। देखिएगा, अस्थायी पवन व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार चलते रहते हैं। अस्थायी मतलब वर्ष भर चलते रहेगी, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा मौसमी पवन, तो मौसम भी कहने मतलब मौसम में चलेगा फिर छूट जाएगा, है ना। ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन,
उसके बाद स्थानीय पवनी, ये पवनी किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय पर चलती है। उदाहरण के लिए स्थल और एवं समुद्र पवने। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहा जाता है? देखिएगा, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने इस प्रकार आया, इस प्रकार आया। तो ये क्या क्या है, डोलड्रम कहलाता है। निम्न भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाले क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। ये एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि जैसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती है कहाँ, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जहाँ निम्न दाब वाले क्षेत्र, क्योंकि तापमान अधिक है तो दाब निम्न होगा, है ना। तो ये निम्न दाब वाले क्षेत्र में इसी को डोलड्रम कहा गया। अब थोड़ा सा ऊपर उठिए तो दाब क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा तापमान बढ़ रहा है तो दाब कमेगा, है ना। तो देखिए थोड़ा सा तापमान कमेगा, सॉरी तापमान कमेगा, इसलिए उच्च दाब रहेगा। तो उच्च दाब वाला क्षेत्र देखिए इधर से बह रही है, इधर से बह रही है। उच्च दाब में क्या होती है, वायु नीचे की ओर जाती है, तो नीचे की ओर जाती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी उच्च दाब वाला क्षेत्र। और ये सनातन पछुआ पवने, यहाँ पे पछुआ पहनने कहते हैं, इसको पछुआ पहनने, ठीक है, पछुआ पवने, ठीक है। और उसके बाद अधोध्रुवीय निम्न दाब है, उसके बाद यहाँ उच्च दाब है, यहाँ पे ये इसको ध्रुवीय पवने कहते हैं, ये भी ध्रुवीय पवने कहलाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा, जैसे जब जल पृथ्वी में विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो जलवाष्प की जैसे मात्रा देखते हैं तो उसी को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र वाले दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है तो इसमें जलवाष्प की धारण की क्षमता बढ़ जाती है। गर्म होने का मतलब जैसे देखते हैं ना, जैसे तापमान बढ़ गया तो इवोपरेशन होगा, वाष्पन होगी, तो वाष्पन होगी तो वायु में जल की मात्रा बढ़ेगा कि कमेगा, तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यही है कि जब वायु गर्म हो रही है तो जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लग जाता है और हमारा शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है और बादल इन्हीं बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती है तो वायु में तैर नहीं सकती, तब ये वर्षण का रूप ले लेती है और आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ छोड़ते हैं, है ना। जैसे जेट गया तो यहाँ सफेद सफेद दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ जलवाष्प है, इनके इंजनों में निकली हुई नमी संगठित हो जाती है और वायु गतिमान न होने की स्थिति में संगलित नमी जो है वही कुछ देर में पथ के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वायु गतिमान नहीं है। और उसके बाद देखिएगा, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, वो क्या है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, उसको क्या कहते हैं, वर्षा कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल की से प्राप्त होती है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी और पासरों में पेड़ काट दिए जाते हैं, वहाँ वर्षा जल अनवरत पहाड़ों के नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। तो बाढ़ के कारण समझ गए हैं क्या है, कि अगर पहाड़ी वाले क्षेत्र में वृक्ष काट दिए जाए तो वर्षा का पानी कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, इसलिए अनवरत बढ़ते आ जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, जैसे सवरीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, इस समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।